दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी और जो कि हम सभी को स्पेशली मेल्स को काफ़ी डराने वाली थी। बताया जा रहा है कि हम ह्यूमंस में मेल जेंडर खतरे में है और हो सकता है कि फ्यूचर में ये जेंडर पूरी तरह से खत्म हो जाए और सिर्फ फीमेल्स ही बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसके अंदर अभी कुछ ही जरूरी जीन्स बचे हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब बिकॉज वाई क्रोमोसोम ही मेल्स को पैदा करता है, इसलिए इसके खत्म होने का मतलब है कि फिर शायद दुनिया से मर्द ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये न्यूज़ बड़ी हैरान करने वाली है। साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम श्रिंक कर रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो इसकी असल वजह क्या है? क्या वास्तव में हम मेल्स का अब इस दुनिया को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है? क्या है पूरा मामला बताऊंगा इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। The Y chromosome, responsible for determining the male sex in humans, is slowly disappearing due to evolutionary changes. Y chromosome is fast declining. The Y chromosome could completely disappear. पुरुष पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। दोस्तों हम होमो सेपियंस इस धरती पर लगभग 3 लाख साल से मौजूद है। तब से आज तक हमने अपने ऊपर आई हर तरह की क्राइसिस का सामना डटकर किया है, फिर चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई पैंडेमिक हो। और धीरे धीरे हमने न केवल धरती के हर कोने में अपना कब्जा जमा लिया है बल्कि स्पेस में भी छलांग लगा दी है। समय के साथ इवॉल्व हुई इस ब्रेन पावर ने आज हमें धरती की एक ऐसी स्पीशी बना दिया है जो कि अपने दिमाग से नेचर को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। पर नेचर तो नेचर है, उसके पास हमें हैरान करने के लिए, हमें चौंकाने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, फिलहाल खबर यह है कि धरती की सबसे एडवांस कही जाने वाली इस स्पीशी के मेल जेंडर के ऊपर खतरे की एक तलवार लटक रही है। इससे पहले कि वो खतरा क्या है मैं इस पर बात करूं, आपको जेनेटिक्स की कुछ बेसिक चीजें बतानी जरूरी हैं ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। तो देखिए, हम इंसानों समेत हर लिविंग स्पीशी के सेल में मौजूद डीएनए में जीन्स के कुछ बंडल्स मौजूद होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। डीएनए अगर किताब है तो क्रोमोसोम्स को आप उस किताब के चैप्टर्स कह सकते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं कई तरह के जीन्स जो कि किसी स्पीशी में मौजूद हर तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स होते हैं। ये जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि कोई स्पीशी दिखने में कैसी होगी, उसके सभी छोटे बड़े ऑर्गन्स कैसे होंगे और किस तरह काम करेंगे। जैसे आइरिस का कलर कैसा होगा, इसी तरह स्किन और हेयर्स कैसे होंगे। शॉर्ट में कहूँ तो इन जीन्स में ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी ऑर्गन्स को बनाने और चलाने की सारी इंफॉर्मेशन होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के रूप में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से मिलती है। हम इंसानों समेत बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स में अरेंज होते हैं। मतलब डीएनए में हर क्रोमोसोम का एक जुड़वां भी होता है जो कि एकदम आइडेंटिकल तो नहीं होता पर उसमें काफी कुछ सेम टाइप के ही जीन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स के इन होमोलोगस पेयर्स के बीच में जीन्स की स्वैपिंग होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ये एक्सचेंज ही डाइवर्सिटी को पैदा करता है। यही वजह होती है कि एक ही पेरेंट से पैदा होने वाले सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते और ये एवोल्यूशन के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे न केवल नेचुरल सिलेक्शन को काम करने का मौका मिलता है बल्कि इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लॉस की रिकवरी भी हो पाती है और बहुत तरह की जेनेटिक डिजीजेस से भी बचाव हो पाता है। हम इंसानों के डीएनए में क्रोमोसोम्स के टोटल 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 पेयर्स में से एक पेयर ऐसा है जो होने वाले बच्चे के सेक्स को डिसाइड करता है, यानी ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। इसी वजह से इस पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। दोनों का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगर ये कॉम्बिनेशन XX है तो लड़की होगी और अगर XY है तो लड़का होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस के दौरान हर एम्ब्रियो, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ही तरह से डेवलप होता है तब तक जब तक उस एम्ब्रियो को मेल की तरह डेवलप होने के इंस्ट्रक्शंस ना मिले। और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि हर एम्ब्रियो बाय डिफॉल्ट एक लड़की ही होती है। एम्ब्रियो को ये इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जीन्स के एक ग्रुप से जिसे SRY जीन कहते हैं। SRY जीन एक स्विच की तरह काम करता है जो कि उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि मेल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है और उन जीन्स को डीएक्टिवेट कर देता है जो कि फीमेल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। इस जीन की मौजूदगी की वजह से ही कोई एम्ब्रियो मेल बन पाता है और ये जो SRY जीन है वो केवल Y क्रोमोसोम में ही होता है और इसीलिए Y क्रोमोसोम को मैनलीहुड के सिंबल की तरह भी देखा जाता है। और जी हाँ, इसी Y क्रोमोसोम पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। समस्या असल में यह है कि वाई क्रोमोसोम लगातार अपने जीन्स खोता जा रहा है। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर पहला मैमल डेवलप हुआ था तब
वाई क्रोमोसोम के पास 1438 जीन्स थे, जो कि आज घटते घटते इंसानों में सिर्फ 45 रह गए, जबकि इसके होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम के पास आज भी 1000 जीन्स का भरा पूरा परिवार है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इस पर कई तरह की थ्योरीज हैं, जिनमें से एक ये कहती है कि एक्स और वाई ये दोनों वैसे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी दोनों के बीच जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है, पर जहां तक कॉमन एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन की बात है, यानी कोई कॉमन सेल या ऑर्गन कैसे बनाना है, उसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मेल और फीमेल दोनों में एक ही जैसे होते हैं। पर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का शेयर होना प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक ऑर्गन्स दोनों में अलग अलग होते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपस में मिक्स नहीं की जा सकती। अब बिकॉज फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर में दोनों एक्स ही होते हैं, इसलिए उनके बीच सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, पर मेल्स के केस में एक एक्स और एक वाई होता है, इसलिए कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। और इसी एक्सचेंज के ना हो पाने की वजह से वाई क्रोमोसोम लगातार अपने जीन्स खोता चला गया और आज इसमें सिर्फ कुछ मिनिमल इंपॉर्टेंट जीन्स ही बचे हैं। वाई क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम के साथ जीन्स की प्रॉपर शेयरिंग ना हो पाना मेल्स में कुछ जेनेटिक डिजीजेस की संभावनाओं को बढ़ा देती है। क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पेयर्स स्टेपनी की तरह काम करते हैं। अगर किसी क्रोमोसोम में कोई ऐसा जीन है जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो दूसरे पेयर में मौजूद जीन्स उसे कंपनसेट कर सकता है। अब मेल्स में बिकॉज वाई क्रोमोसोम के पास जीन्स ही गिनती के बचे हैं, तो ये नहीं हो पाता। ऐसे में उस डिफेक्टिव जीन से काम चलाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता। लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा हाल की कुछ रिसर्च में सामने आया है, और वो ये है कि वाई क्रोमोसोम के जीन्स खोते जाने का सिलसिला अभी रुका नहीं, ये आगे भी चलता रहेगा। और जिस रफ्तार से वाई क्रोमोसोम जीन्स खो रहा है, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो लगभग 50 लाख साल से लेकर कुछ हजार साल के बीच वाई क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और इसके साथ ही हम मेल्स का अस्तित्व भी। वैसे आपको बता दूं कि ये टाइम पीरियड सुनने में लंबा लग सकता है, लेकिन इस क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है और हमारा अंत इससे भी बहुत पहले हो सकता है। वाई क्रोमोसोम में बिकॉज कुछ मिनिमम इंपॉर्टेंट जीन्स ही बचे हैं, इसलिए इसमें आए एक भी म्यूटेशन का रिजल्ट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वाई क्रोमोसोम बिकॉज मेल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसमें आई कोई भी जेनेटिक गड़बड़ी सीधे सीधे इनफर्टिलिटी की संभावना को बढ़ा देती है। कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि दुनिया भर में 10 to 15% मेल इनफर्टाइल हैं। फ्यूचर में हो सकता है ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है नियर फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आए जब बच्चा पैदा करने के लिए एक ठीक ठाक मेल का मिलना बेहद मुश्किल हो जाए। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि मानव जाति के धीमे अंत की शुरुआत हो चुकी है? वेल नहीं, अभी हमें इतना भी नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सच है कि वाई क्रोमोसोम अपने जीन्स खोता जा रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि पिछले कुछ मिलियन ईयर्स में वाई क्रोमोसोम ने एक भी जीन नहीं खोया है, और इस बेस पर वो ऐसा कहते हैं कि अब शायद इसमें कुछ हाईली क्रूशियल जीन्स ही बचे हैं, जो कि शायद यूं ही बने रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वाई क्रोमोसोम अब स्टेबल हो चुका है और अब शायद फ्यूचर में ये कोई भी जीन नहीं खोएगा। एक और उम्मीद मिलती है रोडेंट्स की 2 स्पीशीज से। इन दोनों स्पीशीज में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो चुका है, पर बावजूद इसके इनमें मेल्स अभी भी मौजूद है। रिसर्च से पता चला है कि वाई क्रोमोसोम जो काम करता था वही काम अब इनके डीएनए में मौजूद एक और जीन कर रहा है। तो यहां से एक उम्मीद तो बनती है कि शायद वाई क्रोमोसोम के खत्म होने के बाद भी मेल का वजूद बना रह सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जेनेटिक म्यूटेशन के दौरान कई बार कुछ जीन्स इधर उधर होते रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम खत्म होने से पहले अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी और क्रोमोसोम में कॉपी कर दे, और तब हो सकता है कि इन चूहों की तरह मेल्स के पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम की जरूरत ही ना पड़े। वैसे आपको बता दूं कि सभी एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली नहीं होता, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई बच्चा मेल होगा या फीमेल, इसके लिए किसी जीन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अदर वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे टर्टल्स और एलिगेटर्स की कुछ स्पीशीज में सेक्स डिटर्मिनेशन किसी जीन पर नहीं बल्कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एग ले करने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में एक ऐसा मूवमेंट आता है जब उस मूवमेंट पर टेम्परेचर अगर क्रूशियल टेम्परेचर से ऊपर है तो वो एग एक फीमेल की तरह डेवलप होगा, और अगर टेम्परेचर उस क्रूशियल टेम्परेचर से नीचे है तो वो एक मेल की तरह डेवलप होगा। यहाँ तक कि डेजर्ट लिजर्ड की कुछ स्पीशीज को तो मेल्स की जरूरत ही नहीं है। इन स्पीशीज में फीमेल लिजर्ड खुद ही अपने एग को फर्टाइल कर सकती है, और जिससे पैदा होने वाली लिजर्ड अपनी मदर की क्लोन होती है। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पर इससे पहले कि आप इस तरह की कोई उम्मीद पालें, मैं आपको बता दूं कि इन रेप्टाइल्स की तरह इंसानों का ऐसा कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी मैमल समेत हम इंसानों में 30 क्रूशियल इम्प्रिंटेड जीन्स ऐसे होते हैं जो कि तभी वर्क करते हैं जबकि वो फादर की तरफ से स्पर्म के थ्रू आए। पर खुशखबरी ये भी है कि इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है।
पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक। डॉली भेड़ याद है ना आपको? जी हाँ, वही जिसे क्लोनिंग के थ्रू पैदा किया गया था। इस प्रोसेस की मजेदार बात यह थी कि इसमें किसी मेल शीप की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर हम चाहें तो ऐसा इंसानों के साथ भी किया जा सकता है, जो कि सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। इसके जरिए हम चाहें तो मेल्स के ना होने के बावजूद इंसानों के वजूद को बनाए रख सकते हैं। हालांकि ऐसे में पैदा होने वाली संतान अपनी माँ की क्लोन ही होगी, पर क्या फर्क पड़ता है, इंसानों का वजूद तो इसके जरिए बचा ही रह सकता है। बाकी इन फ्यूचर हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए 2 विमेन्स के एग के जरिए भी जायगोट बनाना पॉसिबल हो जाए। ऐसा हो पाया तो जेनेटिक वेरिएशन भी बना रहेगा, यानी मेल्स नहीं भी रहे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ह्यूमन्स चाहें तो अपना गुजारा हम मेल्स के बिना भी आराम से चला सकती हैं, और शायद और बेहतर ढंग से भी। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया, और साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।